औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहली बार पंजाब के किसानों को गेहूं की बिक्री का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाया गया। करीब 8,180 करोड़ रुपए पहले ही सीधे पंजाब के किसानों के खातों में भेज दिए गए। भारत सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसल की खरीद रखी है जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से की बात। मिजोरम के वनों में लगी आग से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। कहा, संकट से निपटने के लिए केंद्र हर संभव करेगा मदद। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कोविड-19 मामलों में आई तेजी के मद्देनजर निर्यात और आयात की स्थिति में आ रही कठिनाइयों की निगरानी करने का काम किया शुरू। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कोरोना से निपटने के लिए लगभग 1 लाख सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ किया विचार विमर्श। बैठक में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, कई मंत्रालय के अधिकारियों सहित प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया भाग। और खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 का मुकाबला करने में सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसमें चिकित्सा क्षमता बढ़ाने और मानव संसाधनों का उपयोग करने के प्रयास शामिल हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें महामारी के सामना करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा दी जा रही तैयारियों और उनके संचालन की विस्तृत जानकारी दी। सीडीएस रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त तथा समय से पूर्व सेवानिवृत्त लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। अन्य चिकित्सा अधिकारियों जो पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श देने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। वहीं देश भर में अब तक कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 14.5 करोड़ से ज़्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। कल टीकाकरण अभियान के 101वें दिन 31 लाख से ज़्यादा कोविड टीके दिए गए। अब तक देश में 14,50,85,911 कोविड टीके दिए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 93 लाख स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों ने पहले और 60 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर बताया कि देश भर में महामारी के दौरान महिलाओं की मदद के लिए 700 जिलों में वन स्टॉप सेंटर का परिचालन जारी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से वन स्टॉप सेंटर से जुड़े कर्मियों को कोविड से संबंधित स्वास्थ्य और जीवन बीमा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बताया कि देश में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न सार्वजनिक गृहों में रहने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन केंद्रों पर कोविड के प्रसार को रोकने और शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के लिए नियमित जांच कराने का आग्रह किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के जंगलों में आग लगने की घटना के बारे में मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात की। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों के वनों में लगी आग की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के स्तर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया और ट्वीट कर कहा, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात की और राज्य के हिस्सों के वनों में लगी आग से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इस संकट से निपटने के लिए उन्हें केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
हम सभी मिजोरम के लोगों की सुरक्षा और कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। मिजोरम के 8 जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगी है। राज्य के 110 से ज़्यादा ग्राम पंचायत इस आग की चपेट में है। म्यांमार सीमा पर स्थित लवंगलाई जिले में भी आग का कहर है। राज्य की इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे हालात का फोन पर जायजा लिया। वहीं पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। करीब 8,180 करोड़ रुपए पहले ही सीधे पंजाब के किसानों के खातों में भेज दिए गए हैं। 2021-22 के मौजूदा रबी विपणन सत्र में भारत सरकार ने वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसल की खरीद जारी रखी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य खरीद राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में गेहूं की खरीद तेज गति से चल रही है और 25 अप्रैल 2021 तक 222.33 LMT लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 77.57 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई थी। 25 अप्रैल 2021 तक की गई 222.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से पंजाब 84.15 लाख मीट्रिक टन यानी 37.8%, हरियाणा 71.76 लाख मीट्रिक टन यानी 32.27% और मध्य प्रदेश 51.57 लाख मीट्रिक टन यानी प्रतिशत के हिसाब से 23.2% ने प्रमुख योगदान दिया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून के आड़ में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को आड़े हाथों लेते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता सुदेश ने कहा है कि किसान आंदोलन करने वाले लोग चुनावी राज्यों में जाकर क्या कर रहे हैं। सुदेश ने कहा कि ये लोग मोदी विरोध के साथ आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनका ना किसानों से कोई सरोकार है और ना ही देश से। मोदी विरोध की राजनीति ही इनकी खेती है। किसान आंदोलन शुरू से ही आंदोलन करने वालों की नीयत ही ठीक नहीं थी। वो आंदोलन करने नहीं आए थे, वो किसानों के हित में लेकर के यहाँ नहीं आए थे, ना उनको किसानों के कोई परेशानी से सरोकार था। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए थे और वो राजनीति चमकाने के चक्कर में ही वो कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए आज कि भाई आपकी समस्याएं यहाँ है, आपकी समस्याएं केंद्र सरकार से है, तो आप जो चुनाव वाले प्रदेश हैं वहाँ जा करके क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? अगर जनता को संदेश देना चाहते हैं तो वो तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पूरी बातें, आज मीडिया इतना वो है, सब जगह छोटी सी कहीं घटना होती है तो पूरे देश में तुरंत उसका प्रभाव जाता है, तुरंत वो बातें चली जाती हैं। तो वहाँ जा कर के ही उनको वो करके, लेकिन नहीं, उनको राजनीति करना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और इस सरकार को अस्थिर करने के लिए उनका ये सारा षड्यंत्र है। ये कोई आंदोलन नहीं है, ना कोई किसानों के हित में है, ना किसानों से इसका कोई सरोकार है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर के पैदा होने के बाद नए दिशा निर्देश की ज़रूरत पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश कोविड-19 महामारी के दौरान खुद से देखभाल को लेकर होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीज और आयुर्वेद एवं यूनानी निवारक उपायों के लिए हैं। यह मुख्य रूप से कोविड-19 के खुद से देखभाल और घरेलू प्रबंधन पर केंद्रित हैं। देश में कोविड प्रभावित परिवारों के विशाल बहुमत को अस्पतालों से बाहर इस महामारी से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीजों और खुद से देखभाल के लिए निवारक उपायों को लेकर जारी ये दिशा निर्देश सशस्त्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी ग्रंथों अनुसंधान अध्ययन के परिणामों, रिपोर्टों एवं अत्युत्वर्षीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह उभरती हुई स्थितियों में कोविड-19 से निपटने में हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। और बात मौसम की करें तो मौसम विभाग ने 28 अप्रैल के लिए मौसम का पूर्वानुमान कहा है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मारवाड़ा, तेलंगाना एवं केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्रों, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कोंकण एवं गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश एवं यानम
रायलसीमा तटीय क्षेत्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं तथा आंधी आने का अनुमान है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान भी है। वहीं भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कोविड-19 मामलों में आई तेजी को देखते हुए निर्यात एवं आयात की स्थिति और व्यापार हितधारकों के सामने आने वाले कठिनाइयों की निगरानी करने का काम शुरू किया है। डीजीएफटी ने तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों में मदद करने और उनका उपयुक्त हल तलाशने के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क चालू किया है। यह कोविड-19 हेल्प डेस्क वाणिज्य विभाग डीजीएफटी आयात एवं निर्यात के लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं, सीमा शुल्क मंजूरी में होने वाली देरी और उससे पैदा होने वाली डिजिटल जटिलताओं, आयात निर्यात प्रलेखन मुद्दों, बैंकिंग मामलों आदि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देगा। हेल्प डेस्क केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों से जुड़े मुद्दों का पता लगाएगा, उनका संकलन करेगा और उनसे मदद जुटाने एवं संभव हल प्रदान करने के लिए समन्वय करेगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किसान संगठनों को भ्रमित कर आंदोलन के लिए प्रेरित रखा है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी लोग चुनावी राज्यों में जाकर राजनीतिक प्रचार में भी शामिल हो रहे हैं। क्या है आंदोलनकारी किसानों की असली मकसद और आंदोलन के पीछे की कहानी? इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में भ्रम की स्थिति के चलते राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान आंदोलनरत है। अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। किसान संगठन से जुड़े एक सदस्य ने कहा कि इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है और फंडिंग हो रही है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के बीच में भागीदारी देखी जा रही है। क्या है इसके मकसद और क्या है इस वजह से आंदोलन का रुख? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। जिस तरह से भानु प्रताप जो हैं किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इसमें कांग्रेस की फंडिंग है, कांग्रेस के लोग हैं, क्या वजह है? नहीं, हम लोग को तो इसकी आशंका बहुत पहले से थी कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है। कुछ राजनीतिक दल जिनकी अपनी कोई लोकप्रियता नहीं रह गई है, वो किसानों के आगे करके उनको फंडिंग करके इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय राकेश टिकैत जी ने जब ये बिल पास हुए थे तो उन्होंने इनका स्वागत किया था। बाद में क्यों वो इसका विरोध करने लगे, हम लोग कारण समझ नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है आज भानु प्रताप जी ने वो सारे कारण स्पष्ट कर दिए हैं। आंदोलनकारियों द्वारा रोड पर पक्का निर्माण कार्य कर लिया गया है, अनधिकृत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये कंस्ट्रक्शन किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आवागमन में दुविधा हो रही है लोगों को। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार के कोई भी पक्का निर्माण ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि सरकार और कानून व्यवस्था की जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगे इस बारे में। ये जो आंदोलनकारी थे वो बंगाल और उन राज्यों में पहुंच गए जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्या वजह है उनका? इसका एजेंडा क्या है? नहीं, जैसा कि भानु प्रताप जी ने स्पष्ट किया है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। राजनीतिक दल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसानों को आगे कर रहे हैं। अगर किसान के ये सच्चे हितैषी होते तो ये किसानों की बात करते। ये उन 5 राज्यों में जा रहे हैं जहाँ पे कि चुनाव है और वहाँ इनका एजेंडा केवल एक है कि बीजेपी को वोट ना दें, केवल इस बात की अपील कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और किसी दल को नहीं, चूँकि सभी किसान इस चीज़ को अब बहुत भली भांति समझ रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है। माननीय मोदी जी अकेले देश के अब तक के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के लिए इतने काम किए हैं। किसान सम्मान निधि हो, यूरिया कोटिंग हो, फसल बीमा योजना हो, इस प्रकार की अनेकों अनेक स्कीम्स माननीय मोदी जी लाए हैं और किसान समझते हैं कि माननीय मोदी जी ने जो वादा किया था किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए माननीय मोदी जी दृढ़ संकल्पित हैं और अधिकांश भाई जो किसान हैं हमारे, वो इस बात को समझते हैं और वो इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं।
तो ये थे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जिनका मानना है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आंदोलन के बहाने राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलग्न रहना कतई उचित नहीं है। इस तरह के लोग जल्द ही बेनकाब होंगे, राष्ट्र और समाज के सामने उनका चेहरा उजागर होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कोविड-19 से संबंधित आयातों से जुड़े सवालों के बारे में समुचित जानकारी और व्यापार उद्योग जगत एवं व्यक्ति विशेष को तेजी से सीमा शुल्क के निपटारे में सहायता देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना की है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार कोविड से संबंधित आयातों के सीमा शुल्क का निपटारा निर्बाध तेज गति से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह समय पर उपयोगकर्ताओं लाभार्थियों तक पहुंच सके। सीमा शुल्क विभाग को विभिन्न तबकों की ओर से इस बारे में सवाल और अनुरोध प्राप्त हो रहा है। ये सवाल और अनुरोध शुल्क में छूट संबंधी लाभों की उपलब्धता, निपटारे की क्लियरेंस की प्रक्रियाओं, विभिन्न मंत्रालयों में पंजीकरण संबंधी जरूरतों आदि से संबंधित है। सीबीआईसी द्वारा इस प्रक्रिया को कारगर बनाने और व्यापार जगत के सभी सवालों और शिकायतों के निराकरण के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। वहीं कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के क्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह 3 ने कोविड-19 के मामले में हाल ही में हुई वृद्धि से उत्पन्न प्रभावों से निपटने के बारे में 1 लाख से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ समन्वित रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजयराघवन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों को ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क की छूट, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी के लिए टीकाकरण की शुरुआत, 2 महीने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना और लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं को दूर करना आदि जैसे सरकार द्वारा किए गए हाल के पहलों के बारे में बताया गया। नीति आयोग के सीईओ ने भारत के कोविड-19 का मुकाबला करने में सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रयास की सराहना की और उनका धन्यवाद किया और उनसे कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रबंधन में अपना निरंतर समर्थन और प्रयास जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने उनसे उन जागरूकता अभियानों जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में डाउनलोड किया जा सकता है और आम मतकों को दूर करने और कोविड टीकाकरण के बारे में गान, रेडियो जिंगल्स, घरेलू रचनात्मक से परे सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए indiafightcovid.com पर उपलब्ध कराया गया है के साथ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं कोरोना काल में एक और जहां सरकार और संगठन लोगों को कोविड-19 महामारी से महफूज रखने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं कुछ फ्रॉड लोग इस विपदा के दौर में ऑनलाइन ठगी कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामला नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित अलीगंज मदर डेयरी बूथ का है। यहां बूथ संख्या 216 के संचालक उत्तराखंड निवासी पूर्व सैनिक कर्मी लालाराम डोगरियाल के साथ यह हादसा हुआ। जियो कंपनी के अधिकारी बनकर चोरों ने इनके साथ ऑनलाइन ठगी की और उनके मदर डेयरी के एसबीआई बैंक खाते से 1,15,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद मदर डेयरी संचालक को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ बैंक में भी लिखित सूचना देकर खाता बंद कराया और जांच की मांग की। हालांकि अभी तक इन जालसाज शातिर चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अगर आपके पास भी किसी कंपनी का प्रतिनिधि बनकर कॉल आती है तो सावधान हो जाइए, कहीं आपकी जेब साफ ना हो जाए, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। कंपनी से कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो वेरिफिकेशन करना है, तो मैंने मना कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन आया, फिर मैंने मना किया। फिर उसका तीसरे दिन मेरे को फ़ोन आया कि 2 मिनट का एक कोड आएगा, वो बता देना और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब मैंने उसका फ़ोन अटेंड किया तो मैंने वेरिफिकेशन किया तो उन्होंने कहा 13 रुपये आपको पे करना है, जो आप अपने नेट बैंकिंग से कर दो। जब मैंने अपने उसको पे करने लगा तो नेट बैंकिंग को खोलते ही उनका पास मेरा पासवर्ड गया, क्या गया, और सारे पैसे मेरे बैंक से 1,15,000 रुपये निकाल दिए। मैंने उसकी उसी टाइम जैसे ही वो पैसा कटा उसी टाइम मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया और अपना सारे अकाउंट को स्टॉप करा दिया। अपना जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है सबको स्टॉप कराया और जो अपना मेल आईडी था उसको बदली करा दिया था। कंप्लेंट मैंने सर्वर क्राइम ब्रांच में की है और अपने बैंक मैनेजर को इसकी मैंने
फोटोकॉपी दे दी और सारी रिपोर्ट उसको भेज दी। वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना के प्रबंधन और इस महामारी को गांव में प्रवेश करने से रोकने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के काम में स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने में पंचायतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण भारत को इस महामारी से दूर रखने की जरूरतों को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों से समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने याद दिलाया कि इस बार हमारे पास टीके का कवच है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाया जाए और हर सावधानी बरती जाए। वहीं वर्तमान महामारी की स्थिति के बीच किसान और खेतिहर मजदूर हर प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप के साथ उनके मूक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि कटाई की गतिविधियों में न्यूनतम या कोई व्यवधान न हो। उठाए गए विभिन्न सक्रिय कदमों के परिणामस्वरूप रबी फसल की कटाई समय से हो रही है और किसानों के लाभ के लिए फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है। जहां तक रबी की फसल का प्रश्न है तो देश में 315.80 लाख हेक्टेयर में बोई गई कुल गेहूं में से 81.55% की कटाई पहले ही की जा चुकी है। राज्यवार कटाई में भी वृद्धि हुई है और यह राजस्थान में 99%, मध्य प्रदेश में 96%, उत्तर प्रदेश में 80% और हरियाणा में 65% और पंजाब में 60% तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र राज्य ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना के विवरण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया और साथ ही पूरे राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल का कनेक्शन प्रदान करने के लिए परिपूर्ण योजना भी प्रस्तुत की। महाराष्ट्र में 1.42 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से केवल 91 लाख यानी 64% घरों को ही नल से जल की आपूर्ति मिल रही है। राज्य की वर्ष 2021-22 में 27.45 लाख नल से जल के कनेक्शन देने की योजना है। राज्य में 13 जिले, 131 विकास खंड और 12,839 गाँव को हर घर जल वाला बनाने और 100% कवरेज का लक्ष्य है। वर्ष 2020-21 में 1,828.92 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष राज्य को नल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्य केवल 457 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकता है। वर्ष 2021-22 में राज्य को जेजेएम के तहत केंद्रीय निधि के लगभग 3,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। और बात वनधन की करें तो वनधन विकास योजना से जनजातीय नव उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और मदद मिल रहा है। 18 महीने से भी कम समय में 33,360 वनधन विकास केंद्र खोले गए हैं। ट्राइफेड ने 31 मार्च 2021 तक 300 वानिकी क्षेत्रों में प्रत्येक में 2,224 वनधन विकास केंद्रों को अपनी मंजूरी दी है। वनधन विकास केंद्रों की स्थापना एमएफपी कार्यक्रम के लिए एमएसपी और हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों में ट्राइफेड द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अब तक की प्रगति से संबंध में एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्राइफेड के महानिदेशक श्री प्रवीण कृष्ण ने बताया कि राज्यों की चिन्हित एजेंसियों और क्रियान्वयन एजेंसियों की सहायता से इसे लागू करने और इसे अपनाए जाने के संदर्भ में बीते 18 महीने में जबरदस्त सफलता मिली है। देश के विभिन्न भागों से इस योजना की सफलता की कहानियां सामने आई हैं। वनधन विकास केंद्र के प्रारूप के संबंध में बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक वनधन विकास केंद्र में 20 जनजातीय सदस्य होते हैं और 15 ऐसे केंद्र से मिलकर वनधन विकास केंद्र का एक क्लस्टर बनता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों के लिए प्रतिबद्धता के क्रम में और कोविड-19 हालात के मद्देनज़र गरीब और ज़रूरतमंदों के सामने मौजूद मुश्किलों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मई और जून महीने के लिए PMJKY योजना की घोषणा की है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव सुधांशु पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थी को प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त आवंटन करने का फैसला किया गया है। यह आवंटन पूर्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समान व्यवस्था की तर्ज पर अगले 2 महीने मई और जून 2021 के लिए NFS से खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। तो किसान समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
धन्यवाद।